स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में आज की सबसे बड़ी खबर है, लखनऊ से दिल्ली रवाना हुए हैं सीएम योगी। गाजियाबाद डीएम एसएसपी पहुंचे हैं इंडियन एयरबेस और इंडियन एयरबेस पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। यूपी में आज की बड़ी खबर, लखनऊ से दिल्ली रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद डीएम एसएसपी पहुंचे हैं इंडियन एयरबेस। इंडियन एयरबेस पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो क्या है अपडेट, वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोपहर 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। कोरोना को लेकर केंद्र को दे सकते हैं रिपोर्ट, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात, कल पीएम से भी हो सकती है मुलाकात। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात करेंगे, कोरोना को लेकर केंद्र को दे सकते हैं रिपोर्ट, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और दोपहर 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, एक बात तफसील से बताइए कि जो ये मुलाकात होने वाली है उसके पीछे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ हो सकता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के तमाम तरह के र्यूमर्स चल रहे हैं, तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। बीएल संतोष की उत्तर प्रदेश में बैठक के बाद से लगातार चर्चाएं हैं कि कहीं नेतृत्व परिवर्तन होगा, कहीं किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, वो तमाम तरह की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रोग्राम औचक बना और औचक ही ये तय हुआ कि वो दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली अब से महज 10 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पहुंचेंगे और हिंडन एयरबेस गाजियाबाद के बाद वे जो है सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में सबसे पहले उत्तर प्रदेश सदन जाएंगे। उसके बाद उनका 4 बजे अमित शाह से मिलने का, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम अभी फिलहाल बताया यही जा रहा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से सबसे पहले मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से। लेकिन आज मुलाकात का अभी तक कोई समय तय नहीं है। संभावना इस बात की है कि संभवतः कल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी उनकी बातचीत हो सकती है। ये अपने आप पे आप सोचिए, उस पूरे घटनाक्रम को समझिए। पिछले 1-1.5 सप्ताह से जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों के बीच आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। कल ही जितिन प्रसाद ने यहां बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है। उस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। कयास और चर्चाएं इस बात को लेकर के भी हैं कि चूंकि जितिन प्रसाद को एमएलसी बनाया जा सकता है, 4 सीटें एमएलसी की खाली हुई हैं, एमएलसी बनाया जा सकता है और उसके बाद उन्हें मंत्री पद से भी नवाजा जा सकता है। तो क्या इसमें अगर कोई सच्चाई है, अगर इस तरफ जो है कुछ बल मिलता है इन संभावनाओं को, तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसको लेकर के भी चर्चा होगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद उन तमाम कयासों को, उन तमाम र्यूमर्स को जो है एक तरह से वो खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है, कहा जा रहा था कि मतभेद हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में मतभेद है, वो तमाम तरह के जो है खबरें लेकिन मुख्यतः जो मुख्य मुद्दा है कोरोना को लेकर के जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री को सौंप सकते हैं। अभी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों से रिपोर्ट मांगी थी कि इस वक्त कोविड की स्थिति क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो या कोविड प्रबंधन की बात हो, उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त तरीके से न सिर्फ अपने आप को संभाला है बल्कि एक ऐतिहासिक माइलस्टोन भी साबित किया है। और सबसे बड़ी बात है, 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला उत्तर प्रदेश देश का अकेला राज्य है। इतना ही नहीं, जिस तेजी के साथ कोरोना को कंट्रोल किया वो भी कामयाबी है एक बड़ी उत्तर प्रदेश के लिए। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के भी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। थर्ड वेव को लेकर के भी चर्चा होगी और साथ ही जो सियासी मुद्दे हैं वो बेहद अहम, 2022 को लेकर के क्या कुछ स्ट्रेटजी और वर्तमान में किस तरीके से क्या कोई मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब एक बार फिर उस कवायद को बल मिलने लगा है कि क्या किसी तरह का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। भले ही राधा मोहन सिंह इसको इग्नोर कर चुके हैं,
भले ही यहां पर बीएल संतोष ने जो है उस अटकलों को खारिज किया था, लेकिन ओवरऑल अब इस बात को लेकर के ये बातें जोर पकड़ने लगी हैं कि क्या एक और मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। इसको चर्चा के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली इस वक्त पहुंचे हुए हैं, तो वो तमाम बातें हैं 10 घंटों में साफ हो जाएगी। हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, लखनऊ में किस तरह की हलचल देखी जा रही है, किस तरह की बातें चल रही हैं कि क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अचानक कार्यक्रम बना है जिसमें वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो दिल्ली में होंगे। तो निश्चित है कि कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर काम किया है, एक देश का सबसे बड़ा सूबा, और यहां जिस तरीके से 98% तक अगर हम कहें कि रिकवरी रेट है और पॉजिटिविटी रेट केवल 2% है, तो ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है, सबसे ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, जो आज की डेट में सबसे बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स भी मुख्यमंत्री अपने साथ ले जा रहे हैं, वो भी वहां सौंपेंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर संगठन और सरकार के बीच में कई बैठकें हो चुकी हैं और कई नामों पर भी विचार चल रहा है, तो इस पर भी मंथन होगा। और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो 2022 को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने रणनीति तैयार की है, सरकार और संगठन के बीच में जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 4 विधान परिषद सीटों के लिए भी मनोनयन होना है। तो उस मनोनयन को लेकर भी जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच कल ही बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये वहां रखेंगे, जहां गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात है और निश्चित है कि उसके बाद पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात है। तो इन दोनों मुलाकातों को हम कहें कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, वैक्सीनेशन अभियान जो तेजी के साथ चलाया है, साथ ही साथ जिस तरीके से इस पूरे कोरोना काल के दौरान जो चीजें रही हैं, उसके दौरान जिन लोगों के उद्योग धंधे बंद रहे हैं, खासतौर पर जो कामगार हैं, श्रमिक हैं, उनको लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाए हैं और जो पंचायत चुनावों के लिए रणनीति है और विधान परिषद, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। और निश्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से जब उनकी मुलाकात होगी तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर वो चर्चा करेंगे। जी ब्रजेश, ये बात तो तय है कि आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें होनी हैं और जितेंद्र प्रसाद हमने देखा, उसके बाद अभी 22 का चुनाव हमारे सामने है, बहुत सारी तब्दीलियां हो रही है, अफवाहों का बाजार बहुत गर्म था। तो सरकार और संगठन के लेवल पर अमित शाह से, प्रधानमंत्री से बातचीत हो सकती है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। देखिए, निश्चित तौर पर बात होगी। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात होगी तो बातचीत होगी, क्योंकि 2022 में बहुत कम समय बचा है। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि अभी बीएल संतोष जब उत्तर प्रदेश आए थे तो उन्होंने आकर के 3 दिनों तक यहां पर सरकार और संगठन से जुड़े हुए तमाम लोगों से अलग अलग बातचीत की थी। एक विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तैयार की थी। वो रिपोर्ट उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने भी रखा, गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी इस संबंध में चर्चा हुई और संभवतः प्रधानमंत्री से भी उनकी इस संबंध में चर्चा हुई होगी। अब ओवरऑल ये है कि उस रिपोर्ट के संबंध में भी कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड काफी नेगेटिव था, यानी परफॉर्मेंस उनका बहुत बेहतर नहीं था। उस तरह के तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसी का पत्ता कटेगा इस बात की संभावना कम है। लेकिन हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं कुछ हैं। 1-2 चेहरों को जगह दी जा सकती है और कुछ चेहरों को लेकर इन बैठकों के बाद हो जाएगा। इन बैठकों के बाद लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस तरीके से 2022 के एजेंडे को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए ये मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि तमाम तरह के मतभेद और गतिरोध को लेकर के, लेकिन जब मुलाकात होगी तो गतिरोध भी दूर होंगे, मतभेद भी दूर होंगे और ये मैसेज भी जाएगा कि सब मिलकर के 2022 का चुनाव लड़ेंगे। तो बेहद अहम मुलाकात ये होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस अब से कुछ देर में इंडियन एयरबेस पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां सबसे पहली मुलाकात उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने जा रही है। एसके वाजपेयी, ये बात तो सही है ना कि अब जो यहाँ पर परसेप्शन बनाया जा रहा था उसको बदलने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी और एक तस्वीर बदलने की कोशिश की जाएगी कि बीच में सबके एक अच्छा मैसेज जाए।
बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले ही एक संस्थान को अपना इंटरव्यू दिया था, उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने इन बहुत सारे विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी थी। खास तौर पर उन्होंने कहा था कि ये कोरोना संक्रमण के साथ ही राजनीतिक संक्रमण का समय है, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी चीजें रखी थी कि उनकी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है, वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसके तौर पर लगातार काम करते रहेंगे। तो बहुत सारे विषय उन्होंने साफ किए थे जिनको लेकर अटकलें चल रही थी। हालांकि 2022 का चुनाव है, तो बीजेपी की कोशिश यही होगी कि क्षेत्रीय और जो राजनीतिक समीकरण है उनको बैठाया जाए, और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में हम देखें तो 3 मंत्रियों की कोरोना के चलते डेथ हो चुकी है, और उसके अलावा पहले से भी 4 विभाग खाली चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर ये चीजें केंद्र में होंगी कि कोशिश होगी कि 2022 से पहले उन जगहों को भी समायोजित किया जाए, और कहीं ना कहीं वहां पर जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण है उनको फिट बैठाया जाए, ताकि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके। और सबसे पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा होगा, तो कहीं ना कहीं इन जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा होगी, क्योंकि अगर हम कहें तो पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी का जो पहला फोकस है वो उत्तर प्रदेश ही है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में चूंकि अगले साल चुनाव भी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर चर्चा जरूर करेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीजें साफ की थी, कहीं ना कहीं जो कयासों का दौर था वो जरूर खत्म हो गया था। अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये महत्वपूर्ण विषय होंगे जिन पर मुख्यमंत्री आज चर्चा करेंगे वहां पर पहुंचने के बाद। जी ठीक है ब्रजेश, आपका बहुत शुक्रिया। एसके वाजपेयी आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है और उससे कुछ ही देर बाद वो इंडियन एयरबेस पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां पर मुलाकातों का दौर शुरू होगा। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, 10 IPS अधिकारियों का तबादला। विश्वजीत महापात्रा DG नागरिक सुरक्षा बने हैं। सतीश चंद्र माथुर उप महानिदेशक का नियम एवं ग्रंथ, N रविंदर ADG विजिलेंस बनाए गए हैं। धर्मेंद्र यादव DIG यातायात लखनऊ बनाए गए हैं और सुनील कुमार गुप्ता DIG वाइटल इंस्टॉलेशन सुरक्षा शाखा। वैभव कृष्ण प्रशिक्षण विभाग में SP बनाए गए हैं। SK वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। SK, एक बार हमें आप तफसील से बताइए कि क्या ये जो तबादले हुए हैं ये रूटीन तबादले हैं या इसके पीछे की कोई वजह है? नहीं, बिल्कुल इन तबादलों के पीछे वजह है, क्योंकि अगर हम पिछले 15 दिनों के रिकॉर्ड को देखेंगे तो लगातार IPS, IAS और PCS अफसरों के तबादले हुए हैं। आज भी 10 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार जा रहे थे, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देख रहे थे, तो जिन जिलों से ज्यादा शिकायतें थी कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट भी आ रही थी, क्योंकि नोडल अफसर सभी जिलों में तैनात थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी थी। अगर हम आज की बात करें तो जो 10 IPS अफसर के तबादले हुए हैं, जिसमें अगर हम वैभव कृष्ण की बात करें तो वो सस्पेंड चल रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले उनको यूपी पुलिस मुख्यालय ने बहाल किया था, लेकिन बावजूद उनको कोई तैनाती नहीं दी गई थी, उनको मुख्यालय में ही तैनात रखा गया था। अब उनको तैनाती भी दे दी गई है। और अगर हम इन 10 जो ऑफिसर जो जिनके आज IPS अफसरों के तबादले हुए हैं, अगर हम इन सभी अफसरों पर नजर डालेंगे तो ये सभी मुख्यालय से अटैच थे। कुछ को पुलिस मुख्यालय रखा गया था, कुछ को PSC मुख्यालय रखा गया था, लेकिन किसी को भी प्राइम पोस्टिंग पे नहीं रखा गया था। चूंकि अगर आज के हम इस तबादला सूची में देखेंगे तो साइडलाइन चल रहे 10 IPS अफसरों को अब यूपी सरकार की तरफ से प्राइम पोस्टिंग दे दी गई है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश ये कर रही है कि अगर जो लोग काम नहीं कर पा रहे थे या लापरवाही कर रहे थे, जिन वजह से सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर या बाकी बहुत सारी चीजें जो कोरोना काल के दौरान हुई हैं, तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे अफसरों को लगातार हटा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश भी दिया था कि जो फिट नहीं है, जो जिनके ऊपर किसी तरीके के कोई आरोप है या जो कहीं ना कहीं तेजी के साथ जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे अफसरों को फील्ड पे तैनाती ना दी जाए। तो निश्चित है कि ये लिस्ट हमको बता रही है आज कि उन अफसरों को प्राइम पोस्टिंग दी गई है और जो कहीं ना कहीं जगहों पे तैनात थे। बिल्कुल SK वाजपेयी आप बने रहिए। तो दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर है, अहम खबर है और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि लखनऊ से दिल्ली रवाना हुए हैं CM योगी। गाजियाबाद GM SSB पहुंचे इंडियन एयरबेस पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोपहर 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और कोरोना को लेकर केंद्र को दे सकते हैं रिपोर्ट। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हालात थे, किस तरह से काबू पाया गया, इसको लेकर एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं। शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात होनी है, कल PM से भी हो सकती है मुलाकात। तो ये आज का शेड्यूल है और अमित शाह और प्रधानमंत्री से यहां पर मुलाकात होनी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और उसके बाद कल का समय रखा जा सकता है यहां पर प्रधानमंत्री से मिलने का। तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात होगी, कल पीएम से भी हो सकती है मुलाकात। कोरोना को लेकर केंद्र को दे सकते हैं रिपोर्ट, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, अहम खबर है। यूपी में आज की सबसे बड़ी खबर, लखनऊ से दिल्ली रवाना हुए हैं सीएम योगी। गाजियाबाद डीएम एसएसपी हिंडन एयरबेस पहुंच चुके हैं। हिंडन एयरबेस पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके कुछ देर बाद यानी कि 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद वो शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कोरोना को लेकर केंद्र को दे सकते हैं रिपोर्ट, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कल पीएम से भी मुलाकात हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, ये एक बहुत अहम समय है जब यहां पर मुख्यमंत्री आ रहे, क्या ये पहले से तय था दिल्ली दौरा इनका या फिर अचानक से ये तय हुआ है? बिल्कुल, चूंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले से शेड्यूल होता है, लेकिन जो ये आज का दिल्ली दौरा है ये पहले से शेड्यूल नहीं था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज टीम 9 की बैठक की और बैठक करने के बाद अचानक उनका दिल्ली दौरे का कार्यक्रम बना, जिसके बाद वो आनन फानन में दिल्ली के लिए निकले हैं। तो निश्चित है कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को लेकर ज्यादा संजीदा है और कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार में सभी चीजें बेहतर की जाए। खासतौर पर जिस तरीके से पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस आई है उसको जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में कहीं ना कहीं उसको ठीक किया जाए, उसको समायोजित किया जाए, क्योंकि 2022 का रास्ता कहीं ना कहीं इन्हीं से होकर गुजरेगा और उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता होकर गुजरता है। तो केंद्र का सीधा तौर पर इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश में है, तो कोशिश यही है कि इन सारी चीजों को बेहतर किया जाए। कोरोना काल के दौरान जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किए हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन की संख्या को लेकर हो कि 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा सर्वाधिक है। वहीं अगर हम टेस्टिंग की बात करेंगे तो वो भी 5.25 करोड़ के करीब में है, वो भी दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा सर्वाधिक है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये सारी चीजें रखेंगे और निश्चित है कि वो चीजें दुरुस्त करने की कोशिश होगी जो 2022 की राह में रोड़े हों, क्योंकि केंद्र की कोशिश यही होगी। जो केंद्रीय अभी तक नेताओं की लखनऊ में बैठक हुई उसमें भी सबका फीडबैक लिया गया था, तो एक सामंजस्य जरूर बिठाने की कोशिश होगी, खासतौर पर संगठन और सरकार के बीच में। क्योंकि हमने देखा है जब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में थे, उस दौरान भी उन्होंने अलग अलग जहां पहले पदाधिकारियों से बात की जो बीजेपी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, उसके बाद मंत्रियों से बात की, वो मुख्यमंत्री के पास भी गए, मुख्यमंत्री के यहां रात का डिनर भी किया और वहां पर भी एक लंबी चर्चा हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब राधा मोहन आए तो उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, साथ ही साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष से भी वो मिले थे। तो कहीं ना कहीं चीजें कोशिश की जा रही है कि सरकार और संगठन के बीच में अगर कहीं कोई असमंजस की स्थिति है तो उसको ठीक किया जाए। जो राजनीतिक और साथ ही साथ में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण है वो ठीक किए जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में निगमों के जो चेयरमैन हैं उनके पद खाली चल रहे हैं। चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है तो कोशिश यही होगी कि वो बीजेपी कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, अपना खून पसीना लगाए हैं पार्टी के लिए, उनको कहीं ना कहीं इन सारे पदों के जरिए खुश करने की कोशिश होगी। उसके अलावा 4 अभी विधान परिषद भी उत्तर प्रदेश से जाने हैं। हालांकि जितिन प्रसाद भी उत्तर प्रदेश में ज्वाइन हुए हैं, कल ही मुख्यमंत्री ने उनका ट्वीट के जरिए स्वागत भी किया था और यह भी कहा था कि उनके आने से पार्टी में जरूर मजबूती मिलेगी यूपी में। तो ये सब कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं कि हम कह सकते हैं कि उनको संभवतः विधान परिषद भेजा जा सकता है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गृह मंत्री के साथ और साथ ही साथ कल जो उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसमें वो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं, उन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो कोशिश यही होगी कि कैसे चीजों को उत्तर प्रदेश में बेहतर किया जाए, खासतौर पर कोरोना का काल के दौरान जो कुछ नाराजगी है लोगों में उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये बहुत सारे विषय होंगे, संभवतः इन सारी चीजों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चर्चा करने वाले हैं। जी ठीक है, ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, यहाँ पर 22 का चुनाव हमारे सामने है और चुनाव से पहले कई फैक्टर हमारे सामने आ रहे हैं। किसानों का मुद्दा है, ब्राह्मणों का मुद्दा है, जितिन प्रसाद को ज्वाइन कराया है। दूसरी बात यह है कि मतभेद और मनभेद की बातों को यहां पर साफ करने की, यहां पर तस्वीर साफ करने की एक कोशिश है। बात यह है कि एक जो गॉसिप है, एक जो परसेप्शन है, एक जो र्यूमर है, उसे बदलने की कोशिश है। हाल के दिनों में खासकर ये जो एक पखवाड़े के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत हुई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चर्चाएं हुई जबरदस्त तरीके से कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, क्या केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय नहीं है, क्या सरकार और संगठन के बीच में समन्वय नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह
गवर्नर से मिलते हैं, तो कहा गया कि किसी प्रदेश के प्रभारी को आखिर गवर्नर से मिलने की जरूरत क्या है, आखिर होने क्या वाला है। गवर्नर से मिलते हैं, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं, तो तमाम जो चर्चाएं हैं वो जोर पकड़ने लगती है। लेकिन इसी बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू पे, उन्होंने अपनी वो तमाम तस्वीर साफ की और मजबूती के साथ कहा कि नेतृत्व परिवर्तन महज एक कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। और ये हम 2022 के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इंडिकेट किया कि 2022 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो तस्वीर काफी हद तक साफ हुई। लेकिन उसके बाद जितेंद्र प्रसाद की एंट्री होती है, जितेंद्र प्रसाद को बीजेपी ज्वाइन कराया ठीक है, जाता है। अपडेट आ रही है, दर्शकों को बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिंडन एयरबेस से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। गाजियाबाद डीएम एसएसपी एयरबेस पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हिंडन एयरबेस पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट ये आ रही है कि हिंडन एयरबेस पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहम खबर है, बड़ी खबर है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिंडन एयरबेस से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गाजियाबाद डीएम एसएसपी एयरबेस पर मौजूद हैं। हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिंडन एयरबेस से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और गाजियाबाद डीएम एसएसपी एयरबेस पर मौजूद। और अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह से मुलाकात होनी है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होनी है। तो अपडेट यह है कि हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, ये मुख्यमंत्री का अचानक से दौरा बना है, जैसा कि बताया जा रहा है कि पहले से शेड्यूल नहीं था। जाएंगे, अमित शाह से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या समझा जाए इसे? देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश के जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वो लगातार योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कोरोना काल में काम किए हैं, उन सारी चीज़ों की जो खबर है उसको रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं दिल्ली में। अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात करने हैं। देखिए, 2022 के चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त बचा है। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार और संगठन को की क्या रणनीति होनी चाहिए आने वाले समय में, इन सब चीज़ों की रिपोर्ट एक तरीके से केंद्रीय आला कमान जो है वो लेना चाहता होगा मुख्यमंत्री से, ये समझना चाहता होगा कि किस तरीके से यूपी में रणनीति बनाई जाए कि 2022 की सत्ता जो है वो बीजेपी के पास करार रहे। और तमाम तरह की चीज़ें हैं, किसान आंदोलन का मुद्दा रहा है, जाटों को खुश करने का है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है या एक रिपोर्ट ली जा सकती है मुख्यमंत्री से। अमित शाह जो पुराने एक तरीके से पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संगठन पे सबसे अच्छी पकड़ और माना जाता है कि बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं। पार्टी अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, उनसे भी मुलाकात होनी है और सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री को दी जाएगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा चेहरा है और जिसके चेहरे पर अब तक सारे चुनाव हुए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलकर के योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है कि यूपी के महामारी के दौरान किए गए अपने कामों से लेकर के और आने वाले समय में 2022 के चुनाव में क्या रणनीति होनी चाहिए, किस किस दिशा में काम करनी चाहिए, इस पूरी रिपोर्ट देंगे अपनी, और कुछ दिशा निर्देश इन लोगों की तरफ से जो मिलेंगे उसको लेकर के जाएंगे और राज्य में उस तरीके से काम होगा। विवेक, लेकिन यहाँ पर एक जो बात निकलकर सामने आ रही है कि अभी पिछले दिनों जो परसेप्शन बनाया जा रहा था, जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी, विपक्षी भी इस पर हल्ला मचा रहे थे, सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे थे, बहुत सारे कैबिनेट विस्तार की बातें हो रही थी, केंद्र के साथ मनभेद की बात हो रही थी। तो शायद उस तस्वीर को भी बदलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए, इसको ये तो कयास लगाना ही बेमानी है। योगी आदित्यनाथ जिसने जिस तरीके से काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, तो इसलिए नेतृत्व परिवर्तन की बात सोचना ही बेकार है। वो विपक्ष के द्वारा लगाया जाने वाला एक कयास था, हमला करने के लिए एक चीज़ें थी। और बीएल संतोष ने जब पूरी मीटिंग की थी सारे संगठन के लोगों से, मंत्रियों से, उसके बाद ही एक ट्वीट करके उन्होंने विराम लगा दिया था इन सारी चीज़ों पर और योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। दूसरी चीज़, कहीं भी सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन आखिर किस आधार पे होता है? दो ही आधार पे होता है, तीन आधार पे। या तो जो नेता है जिसके पास नेतृत्व है उसके ऊपर कोई आरोप लगे हों, या वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, या फिर
कोई ना कोई दाग हो उसके ऊपर। लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि जो है एक ईमानदार नेता के तौर पर रही है। पिछले महामारी के दौरान जिस तरीके से उन्होंने काम किए है, कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वो घर से लगातार मीटिंग लेते रहे। कोरोना जब नेगेटिव हुए उसके बाद वो लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार हर जिले में जा करके इन चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं और उसका नतीजा भी दिख रहा है। जी। यूपी में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग का रिकॉर्ड बना है। यूपी में सबसे ज़्यादा रिकवरी का रेट जो एक तरीके से कहें कि रिकॉर्ड बना है वो बना है। लगातार केसेस कम हुए हैं, तो सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ऐसी स्थिति में इस तरह की बात करना ही बेमानी थी। विपक्ष को एक मुद्दा मिला था और देखिए जाहिर सी बात है चुनाव आने हैं, 2022 यूपी का इलेक्शन है और देश में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तमाम तरह की रणनीतिक तैयारियां करनी पड़ती हैं, तमाम तरह के जातिगत समीकरण हैं, तमाम तरह के आपने 4 साल 4.5 साल में क्या क्या काम किए हैं, सरकार की छवि जनता के ऊपर किस तरीके की बनी है, ये संगठन के लोग जानना चाहते हैं। और सरकार और संगठन का समन्वय जब होता है तो उसके बाद ही अच्छी दिशा में काम होता है या अच्छी दिशा में सरकार जाती है और आप एक दम के साथ चुनाव में उतर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो रूटीन आप कह सकते हैं कि 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के केंद्रीय टीम वहाँ गई थी और वहाँ जा कर के सरकार और संगठन सबके सारे लोगों से मिले। तमाम बातें आई उसमें कि 10 तरह के सवाल सबसे किए गए, सबसे खुल के बोलने के लिए कहा गया, इसलिए कि कहीं भी अगर कुछ चूक हो रही है तो उसको सुधारा जा सके। बाकी नेतृत्व परिवर्तन की बात पर विराम BL संतोष ने खुद लगा दिया था और जो मुद्दे मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकते हैं, तो इस तरह की बात ही करना बेमानी होगी। नेतृत्व परिवर्तन का तो सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल। अब ब्रजेश, जितेंद्र प्रसाद पर भी बात हो सकती है, इससे नकारा नहीं जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जितेंद्र प्रसाद का उपयोग उत्तर प्रदेश के आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी भरपूर ढंग से करना चाहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, चाहे वेस्ट यूपी की बात करें या सेंट्रल यूपी की बात करें, एक अच्छा ब्राह्मणों के बीच में एक बड़ा जनाधार जितेंद्र प्रसाद का है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस उम्मीद के साथ, जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में सियासत हुई, विपक्ष ने लगातार जो है एक खास सवर्णों में एक खास जाति का पक्ष लेने का आरोप लगाया, तमाम तरह की सियासत चली, उस सियासत को विराम देने के लिए जितेंद्र प्रसाद को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जा सकते हैं। और उसी कड़ी में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि संभवतः उनको विधान परिषद से जो है उनका मनोनयन कराया जाएगा। और ये भी संभावना है कि अगर कोई मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उस मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें एक महत्वपूर्ण जगह भी मिल सकती है। उसके साथ ही 2022 के चुनाव में उनकी एक बड़ी भूमिका भी होगी। उत्तर प्रदेश में उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। कल ही जैसे ही जितेंद्र प्रसाद की भाजपा में ज्वाइनिंग हुई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। आज जब गृहमंत्री अमित शाह से, क्योंकि कल ही जितेंद्र प्रसाद ने गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृहमंत्री के साथ मुलाकात हो रही है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में किस किस चेहरे को किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से जो है एक फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ जाना है, कैसे विपक्ष के लिए काउंटर अटैक तैयार करना है, वो मल्टी स्ट्रेटजी तैयार होगी। क्योंकि अब देखिए, आप गॉसिप, आप दरअसल सत्ता पक्ष चाहता, बीजेपी चाहती है कि विपक्ष केवल इस मुगालते में जीता रहे, इस गॉसिप में बना रहे, इस तरह की चर्चाओं में मशगूल रहे और हम संगठन को धार देते हुए आगे बढ़े। लगातार ये कोशिश हो रही है कि किस तरीके से संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करके अगर कहीं लूपहोल्स हैं भी, अगर कहीं ब्रेकडाउन्स हैं भी, तो उनको जो है पूरी तरीके से रिचार्ज किया जाए और दोबारा एक बार फिर बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं का एक पूरा नया संगठन तैयार करके कार्यकर्ताओं को इसके लिए जो है तैयार किया जाए। तो वो एक स्ट्रेटजी है, उसमें सरकार और संगठन दोनों की जिम्मेदारी। अब सरकार के जरिए आप क्या कर सकते हैं? सरकार के जरिए उस असंतुष्ट खेमे को, सरकार के जरिए उन तमाम महत्वपूर्ण जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधने वाले जो बड़े एक तरह से महत्वपूर्ण चेहरे हैं, उनको तवज्जो दे करके, उनको महत्व दे करके आप उनको अपने साथ जोड़ सकते हो और ज्यादा संगठन को मजबूत बना सकते हो। तो अब संगठन और सरकार दोनों की जिम्मेदारी के पैरेलल चल के 22 के लिए जो ये मिशन विजय है इसको कामयाब बनाएं। तो ये पूरी कोशिश है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली दौरा है। गृह मंत्री से मुलाकात होगी, फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी और उसके बाद जेपी नड्डा साहब से भी मुलाकात हो सकती है। तो तीनों मुलाकातें बेहद अहम है, चाहे वो चर्चाओं, परिचर्चाओं या फिर जो है गॉसिप पे
विराम लगाने के लिए हो या भविष्य के लिए फॉरवर्ड प्लानिंग करने के लिए हो। एक मैसेज क्लियर कट है कि बिल्कुल एक बात समझ के चलिए कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन महज एक कयास है। नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब जो संभावनाएं हैं, जो कयास इस पर है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या संगठन में कुछ नए चेहरे आएंगे, क्या सरकार में कुछ नए चेहरों को तवज्जो मिलेगी, क्या कुछ चेहरे बदले जाएंगे, कुछ को रिप्लेस किया जाएगा। तो वो तमाम चीजें हैं जिसके जरिए से अब उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछाना और मजबूती के साथ उस पर आगे बढ़ने की कवायद बीजेपी शुरू करेगी। एसके वाजपेयी, चूंकि आप लखनऊ में हैं, वहां पर सारी चीजें करीब से देख रहे हैं आप और समझ रहे हैं, आप हमें एक बार समझाइए। एक तो जितिन प्रसाद की चीजें क्लियर कीजिए, क्या उनको एमएलसी बनाकर कैबिनेट में जगह मिलेगी? और भी कोई नाम है क्या, कोई ऐसे और नाम है जिनकी चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो ये 4 सीटें एमएलसी की खाली हो रही हैं, ये चारों समाजवादी पार्टी की हैं और समाजवादी पार्टी के ये मनोनीत सदस्य थे जिनका कार्यकाल 5 तारीख को खत्म हो रहा है। हालांकि इसमें भी बीजेपी जिसको चाहेगी उसको पार्टी सीधे तौर पर रिकमेंड कर सकती है, वो विधान परिषद चला जाएगा क्योंकि राज्यपाल को मनोनयन करना है। तो निश्चित है कि बीजेपी की कोशिश यही होगी कि इस दौरान उस असंतुष्ट खेमे को, चाहे वो पार्टी संगठन के लोग हों या दूसरे ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी की मदद की है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, या जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं जो नाराज चल रहे हैं उनको जरूरत होगी इस जरिए से उनको खुश किया जाए। हालांकि पार्टी पहले ही बहुत सारे जो निगम हैं, जो विभाग हैं जिसमें चेयरमैन और अध्यक्षों के पद खाली चल रहे हैं, उनकी सूची भी अपने कार्यकर्ताओं की सरकार को दे चुकी है कि इनका समायोजन 2022 से पहले किया जाए ताकि 2022 में हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण जरूर है क्योंकि जितिन प्रसाद का नाम अभी हाल में आया है और 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो अगर हम कहें कि कोई संभावित मंत्रिमंडल विस्तार होता भी है, क्योंकि सीट तो खाली है, क्योंकि निश्चित है कि 3 उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की कोरोना के चलते डेथ हुई है, 4 पद पहले से खाली हैं, तो जो 7 पद ये वर्तमान में मंत्रियों के उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं वो खाली चल रहे हैं। तो निश्चित है कि अगर कोई ऐसा मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो बहुत संभव है कि किसी को भी चूंकि सदस्यता की जरूरत होगी तो उनको विधान परिषद भेजने के बाद उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा सके ताकि 2022 के लिए एक रणनीति के तहत जमीन में उतरा जाए। और विपक्ष जिन चीजों को लेकर लगातार हमले बोल रहा है, कहीं ना कहीं उनका जवाब मजबूती के साथ दिया जाए। तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद दिल्ली पहुंचे हैं। और इसके पहले अगर हम देखें तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो लखनऊ आ चुके हैं, चाहे वो बीएल संतोष हो, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो। और लखनऊ बीजेपी कोर कमेटी की भी कई बैठकें हो चुकी हैं जिसमें दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश बीजेपी के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हो चुके हैं। तो निश्चित है कहीं ना कहीं जो अभी तक का फीडबैक है, जो चीजें हैं वो केंद्रीय नेताओं ने भी दिल्ली में दी होंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि अब स्वयं पहुंच रहे हैं तो निश्चित है कि इन बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन हर चीज के केंद्र में एक ही बात होगी कि पार्टी और संगठन के बीच में सामंजस्य हो, जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण है उनको इस हिसाब से फिट किया जाए ताकि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। विपक्ष जिन चीजों को लेकर लगातार सवाल उठा है उसके जवाब किस तरीके से दिए जाएं और 2022 में दोबारा से जिस तरीके की सरकार 2017 में आई थी वैसे उसको कैसे रिपीट किया जाए, ये बहुत सारे विषय होंगे जिनको लेकर चर्चा होगी। और जहां तक नेतृत्व परिवर्तन का सवाल है तो हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भी बयान सुना है जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने के बारे में बताया था। बीएल संतोष ने स्वयं ट्वीट करके बताया था। राधा मोहन सिंह ने जब वो राज्यपाल से मिले थे उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, महीने के 30 दिन में 24 आवर काम कर रहे हैं, यहां तक कि जब वो कोरोना संक्रमित थे उस दौरान भी काम किया उन्होंने। तो जो भी अभी तक यहाँ पे केंद्रीय नेता आए हैं उन्होंने जो अपना फीडबैक दिया है वो फिलहाल पॉजिटिव वे में है। तो ये जरूरी है कि कोशिश ये होगी कि और जो चीजें हैं, जो रणनीति है, उन चीजों को कैसे बेहतर किया जाए। तो इन विषयों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और संभवतः बीजेपी अध्यक्ष के साथ में चर्चा हो। जी हाँ विवेक, यहाँ पर ब्रजेश जो बात अभी कह रहे थे नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कि ये बीजेपी का ही एक जाल था, क्या ये बीजेपी ने खुद स्क्रिप्ट लिखी कि विपक्ष जो है इसमें उलझा रहे? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अगर आप लोकसभा में देखें तो 2 से लेकर के और लगभग 300 के आंकड़े तक पहुंची है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां कहीं पिछले कुछ सालों पहले दिखाई नहीं देती थी, वहां प्रचंड बहुमत के साथ 403 सीटों की विधानसभा में 300 से ऊपर सीटें लेकर के आती है। इतनी मजबूत स्थिति में रहने वाली पार्टी आज जितिन प्रसाद को भी स्वागत करती है, जितिन प्रसाद का स्वागत करती है, जितिन प्रसाद को
कांग्रेस से लेकर के आती है और कहीं ना कहीं ये रणनीति है कि ब्राह्मण वोट को जो है जितिन प्रसाद के जरिए अपने पाले में किया जाएगा जो नाराज हैं, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है, बीजेपी जो ऐसी पार्टी है वो संगठन के जरिए चलती है, जो अपने काडर वोट की मजबूती के दम पर सत्ता में बनी हुई है। सरकारें जो काम करती हैं उनके जेहन में ये बात होती है कि आम जनता जो है, वो जो आम जनता के हितों में जो हम काम कर रहे हैं उनके लिए जो हम काम करें उसके साथ साथ हमारा काडर जो है वो खुश रहे। तो सरकार और संगठन के समन्वय की जब बात आती है, संगठन के तौर पर राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष वहां जा करके सारे संगठन के बड़े लोगों से मुलाकात कर चुके, सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर चुके। स्वतंत्र देव सिंह जो लगातार दौरे कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिला पंचायत के जब चुनाव होने थे, पंचायत चुनाव से तब से लेकर के और अब तक वो दौरे कर रहे हैं। एक लंबी बैठक स्वतंत्र देव सिंह के साथ हुई। तो जमीनी धरातल पर कहाँ क्या नाराजगी है कैडर के मन में, कैडर किस बात को लेकर के खुश है, ये सारी चीज़ें एक केंद्रीय टीम अपनी रिपोर्ट बना करके आला कमान को दे चुकी है, यानी कि जेपी नड्डा के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। और जाहिर सी बात है कि पार्टी में नंबर 1 और नंबर 2 जो प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं उनके पास ये चीज़ें और पूरी रिपोर्ट यूपी की है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ अगर जा रहे हैं और मुलाकात होगी तो इन मुलाकात में जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें होंगी कि कहाँ कहाँ चूक हुई है, कहाँ कहाँ ब्रेकडाउन्स हैं, उनको कैसे सुलझाया जाए, उनको कैसे और मजबूत किया जाए, किस पार्टी के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी, या हमारे पास जो संगठन में मजबूत लोग हैं या जो मजबूत मंत्री हैं या जो कमजोर मंत्री रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, जो कमजोर रहे हैं उनकी मजबूती आने वाले 6-8 महीने में कैसे दिखाई जाए जनता के बीच में। साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो कि खास करके गरीब तबके के लिए और निचले तबके के लिए रही है, वो योजनाएं आम जनता तक कितनी पहुंची हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का परिणाम माना गया जब यूपी में चुनाव हुए और यूपी के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीत करके आई। ये माना गया कि उज्ज्वला योजना आम घर में आम लोगों तक पहुंची। ऐसे ही तमाम तरह की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन पूरे राज्य में किस तरीके से हुआ है, अगर उसमें कहीं चूक हुई है तो उसको आने वाले वक्त में सुधारा जाए, संभाला जाए उसको, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला होता है और प्रशासनिक अमले से की हुई कोई भी गलती जो है वो सरकार को झेलनी पड़ती है। कोरोना काल में ये नाराजगी आपको देखने को मिली, लेकिन योगी आदित्यनाथ तुरंत सक्रिय हुए और उन्होंने इन सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेकर के और उसको सुधारा। नतीजा आपके सामने है कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं और कितने बेहतर हालात हैं कोरोना के इस महामारी के दौरान। जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें भुनाने की कोशिश होगी। योगी आदित्यनाथ ये सारी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को देंगे और संगठन और सरकार के बीच के समन्वय को और कितना मजबूत किया जाए जिससे कि गांव-गांव में बैठा हुआ बीजेपी का एक-एक कैडर या आरएसएस से जुड़ा हुआ एक-एक व्यक्ति अपने आप को मजबूत महसूस करे और बूथ जिसको कहते हैं ना बूथ टू बूथ प्लानिंग, वो प्लानिंग के तहत एक बार फिर से मजबूती के साथ उतरा जाए और 2022 में 300 से ऊपर का टारगेट रखा जाए कि हम 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगे। 306 सीटें जो बीजेपी के पाले में हैं वो 403 के आंकड़े में और बढ़ें। ये सारी कोशिशें होंगी और मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम किए हैं उन्होंने इस कोरोना की महामारी में, उन चीज़ों को वो सरकार को या केंद्रीय जो आला कमान है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन की बात होगी कि आखिर पूरे प्रदेश में इसको किस तरीके से जो वक्त बचा है उसको स्ट्रेटेजिकली दिया जाए ताकि आम जनता जो है वो बीजेपी के साथ बनी रहे। ठीक है। अब ब्रजेश, जो बात यहाँ पर विवेक कर रहे हैं, अब आपको क्या लगता है कि जो आज और कल की मीटिंग है उसमें लूपहोल्स क्या हो सकते हैं जिन पर आज बात हो सकती है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 22 को देखते हुए की जा सकती हैं और जहां पर कमियां दिख रही हैं? जरूरी है कि सब साथ रहें और साथ दिखें, ये दोनों चीजें जरूरी है क्योंकि मैसेज देना है, सोसाइटी में मैसेज देना है, वोटर्स के बीच मैसेज देना है, जनता के बीच। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब बीएल संतोष आए थे तो बहुत सारे विधायकों ने, बहुत सारे मंत्रियों ने अपने अपने फीडबैक भी दिए। ऐसा निश्चित है कि कुछ न कुछ जो है पार्टी को एक
आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है। हाँ, आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे ब्रिजेश श्रीवास्तव से। एसके वाजपेयी, चूंकि आप लखनऊ में हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं इस बात को कैसे समझा जाए जो आज और कल की मीटिंग है बहुत ही अहम मानी जा रही है, और उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। ठीक है, सब कुछ तो अच्छा नहीं हो सकता है ना, कुछ तो चीजें होंगी जहां पर काम करने की कोशिश होगी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से। वो कौन से लूप होल्स हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से बीएल संतोष ने लखनऊ में 3 दिन तक बैठकें की, और बैठकें भी इस तरीके से हुई कि पहले बीजेपी प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक होती है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम के साथ अलग अलग बैठक होती है, फिर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ करीब 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के साथ अलग अलग मंत्रणा होती हो। खासतौर पर जो बड़े विभाग जिनके पास हैं, चाहे वो कानून विभाग हो, जल शक्ति विभाग हो, या जो भी बड़े विभाग थे उत्तर प्रदेश के, उनके मंत्रियों के साथ बैठक हुई। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश और उन चीजों को पता करने की कोशिश की गई कि आखिर अगर कहीं कोई समस्या है तो वो किस स्तर पर है। समस्या इन द सेंस की कोशिश ये की जा रही है कि चीजों का सरलीकरण हो। अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तो उसकी सुनी जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसी शिकायतें भी थी कि जो पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनकी नहीं सुनी जा रही थी। क्योंकि बीजेपी का फोकस अब सीधे तौर पर 2022 के लिए है, और उसकी कोशिश है कि कोई भी ऐसी कोर कसर ना छोड़ी जाए, कहीं भी कोई ऐसे लीक पोल ना रहे जिससे 2022 में किसी तरीके की समस्या आ सके। तो हर वो चीज दुरुस्त करने की कोशिश है। खास तौर पर जो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उनको किस तरीके से समायोजित किया जाए। अगर उनकी अपनी कोई समस्या है या उनकी अपनी कोई शिकायत है तो उसको तत्काल दूर किया जाए और सरकार तक उनकी बात आसानी से पहुंच जाए, ताकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर। ये देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो निकलता हुआ यहाँ पर गाजियाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात होने का यहाँ पर समय रखा गया है, और उसी कड़ी में जो अपडेट ये आ रही है कि अब इंडियन एयरबेस से वो निकल चुके हैं, मुख्यमंत्री वहाँ से निकल चुके हैं। गाजियाबाद से निकलने के बाद अब वो दिल्ली पहुँचेंगे, और उसके बाद शाम 4 बजे के आसपास ये मीटिंग तय की गई है। शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और क्या कुछ वो बातें हो सकती हैं जिस पर चर्चा होंगी, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कयासों के बाजार लगातार गर्म है कि आखिर क्या कुछ हो सकता है, क्या उत्तर प्रदेश में कुछ और नई तस्वीर देखने को मिलेगी। आज की मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मुलाकात करेंगे, उनके साथ एक बैठक करेंगे, उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। तो ब्रिजेश जी के पास चलेंगे। ब्रिजेश जी, यहाँ पर अभी अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री अब तो कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे और 4 बजे बैठक होगी। जितिन प्रसाद को तोहफा देने की कोशिश है क्या? आवाज नहीं आ रही है ब्रिजेश जी, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विवेक, कुछ कहना चाह रहे हैं? दर्शकों को भी बता दें एक बार फिर से कि हिंडन एयरबेस पर उतरने के बाद योगी आदित्यनाथ अब निकल चुके हैं दिल्ली की ओर। बहुत कम वक्त बचा है, यानी कि अभी लगभग 1.25 घंटे बचे हैं। ठीक 1.25 घंटे के बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, गृह मंत्री अमित शाह से। उससे पहले बहुत थोड़ा सा वक्त बचेगा जो वो कि यूपी सदन में गुजारेंगे, और थोड़े से विश्राम के बाद वो अमित शाह से मिलने के लिए रवाना होंगे और वहाँ पे मुलाकात होगी। अब रही बात आपके सवाल की कि जितिन प्रसाद को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। जितिन प्रसाद कांग्रेस में रहते हुए भी एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते रहे हैं। ब्राह्मण चेतना मंच वो चलाते थे। अब अगर वो बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ सोच करके कोई स्ट्रेटेजी बना करके लेकर के आई है उनको। बीजेपी आला कमान ने उनको ज्वाइन कराने से पहले उनका रोल क्या होगा, उनकी भूमिका क्या होगी, उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, जितिन प्रसाद किस काम आ सकते हैं पार्टी के, क्या उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा या उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आला कमान ने ये सब कुछ सोचने के बाद जितिन प्रसाद को ज्वाइन करवाया। विवेक, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपकी बात यहीं से शुरू कर लेंगे, लेकिन एक अपडेट ले लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आदित्य जुड़ चुके हैं, वो हमें बताएंगे कि आखिर वहां अभिषेक हमारे संवाददाता को जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी वहां पर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली? इस समय आप मौजूद हैं गाजियाबाद के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी पहुंचे हैं और लगातार अभी दिल्ली के लिए वो रवाना हो चुके हैं, जहां वो अमित शाह जी गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे। और वो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वही रोड है जिससे उनका काफिला अभी यहाँ से गुजर के दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा लगातार दिखाएं, ये वो रोड है जो गाजियाबाद से दिल्ली को जाता है, और दिल्ली जाने के बाद गृह मंत्री
जी से आज योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और काफी विषयों पे चर्चाएं होंगी। और उसके बाद की जाए तो पिछले जन्मदिन पर भी ट्वीट पे योगी आदित्यनाथ जी ने गृह मंत्री जी को विश भी किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रतिक्रिया ये आई थी कि फोन कर उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई थी। तो देखने वाली बात यह है कि आखिरकार बीजेपी में जो लगातार जो गठजोड़ चल रही है तो उसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है विवेक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये बता रहा था कि जितिन प्रसाद को ज्वाइन कराने से पहले ही बीजेपी आलाकमान ने ये सोच लिया होगा कि जितिन प्रसाद को अगर हम पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं तो उनकी भूमिका हम क्या रखेंगे, उनको क्या रोल दिया जाएगा, उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, जितिन प्रसाद का जनाधार क्या है, कितना है। हालांकि देखिए, जितिन प्रसाद की एक राजनीतिक विरासत रही है। जितिन प्रसाद के फादर भी गांधी परिवार के बहुत करीबियों में भी माने जाते रहे और बगावती तेवर अपनाने में भी सबसे पहले उन्होंने भूमिका निभाई। आपको याद होगा जिस वक्त सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना था, उस वक्त वो जितेंद्र प्रसाद खुद उनके अगेंस्ट आए थे। तो जितिन प्रसाद की अपनी एक विरासत है। 2-3 बार वो चुनाव सचिव बनने के बाद जो है 2 बार वो चुनाव जीत चुके, मंत्री बने। लेकिन 2014 की वेव में जब उनको हार का सामना मिला, मोदी के जो मोदी वेव चल रही थी, उसके बाद पार्टी में कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से रसातल में पहुंच चुकी है, उसमें ये जो टैलेंटेड टाइप के नेता हैं जो अपने आप को राहुल का बहुत करीबी मानते थे और थे इनफैक्ट, वो कहीं ना कहीं जब हाशिए पर जाते हुए दिख रहे हैं तो उन्होंने अपनी एक मंजिल तलाशी कि हमें तो अब बीजेपी के साथ जुड़ जाना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है, एक प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार में है, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार में है, ऐसे में जितिन प्रसाद जैसे नेता को कांग्रेस से निकाल करके और अपनी पार्टी में ज्वाइन अगर कोई कराता है तो बीजेपी ने जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होगा कि आखिर इनका इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे। आमतौर पे अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण जिस तरीके से चलते हैं उसमें ब्राह्मण नेता के तौर पर, एक बड़े चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद का इस्तेमाल बीजेपी कर सकती है, क्योंकि यूपी में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ब्राह्मण कहीं थोड़े से नाराज चल रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू इनके लिए होगा वो ये है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बाद जो पार्टी को डेंट लगा है या जिस तरीके से किसान नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें जितिन प्रसाद की भूमिका क्या हो सकती है। क्या वो वेस्टर्न यूपी में अपनी कोई छाप रखते हैं, क्या उनका कोई वेस्टर्न यूपी में जनाधार है, और अगर है तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आलाकमान ने सोच रखी होगी और उसके अकॉर्डिंग ही उनको भूमिका दी जाएगी। अब रही बात योगी आदित्यनाथ की इन मुलाकातों की, 2 मुलाकातें ऐसी हैं जो सरकार से सरकार की होनी है। योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होती है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि सरकार टू सरकार जो ये बातचीत होगी वो विकास के कार्यों की समीक्षा के लिए और जो केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य में हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, इन सारी चीज़ों की समीक्षा उसमें की जाएगी। जी। लेकिन कल की मुलाकात जो जेपी नड्डा के साथ होगी, जेपी नड्डा की मुलाकात बहुत अहम है और उस पर क्या कुछ हो सकता है विवेक, जी। हम ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन मुलाकातों के पीछे के मायने क्या हैं, क्या कुछ हो सकता है इन मुलाकातों में।